मुख्य उद्देश्य है वो बड़ा सीधा सा है, परीक्षा से पहले अंतिम प्रहार, सीधे प्रश्न, सटीक उत्तर। हाँ, मतलब जो भी लोग आज इस विश्लेषण से जुड़े हैं उनके लिए ये अपनी तैयारी को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने का मौका है। जब हम इन सवालों की गहराई में जाएंगे तो हमारा लक्ष्य इनके पीछे छुपे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक, ऐतिहासिक और जो प्रशासनिक ढांचे हैं, उन ढांचों को समझना होगा। जी, क्योंकि तथ्यों को अगर सिर्फ रटा जाए तो वो परीक्षा के दबाव में भूल जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें कहानी की तरह समझते हैं तो वो दिमाग में छप जाते हैं। बहुत ही शानदार बात कही आपने। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं और जटिल जानकारियों में जाने से पहले राज्य की बुनियादी सीमाओं से इस सफर की शुरुआत करते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? इसका सही उत्तर है लखनऊ, और इसके पीछे की वजह केवल एक शहर से दूसरे शहर जाने की नहीं थी। अच्छा? हाँ, लखनऊ को चुनना राज्य के प्रशासनिक केंद्र को एकदम बीचों बीच लाने का एक रणनीतिक कदम था, ताकि प्रशासन सुगमता से चल सके। ये तो काफी तार्किक लगता है। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के राज चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? इसमें धनुष और बाण तथा मछलियां दर्शाई गई हैं। मुझे ना ये चिन्ह बहुत ही दिलचस्प लगता है। मतलब जब हम इसे देखते हैं तो ये किसी ऐतिहासिक टाइम कैप्सूल जैसा प्रतीत होता है। बिल्कुल, एक टाइम कैप्सूल ही है ये। सोचने वाली बात है कि ये अकेला चिन्ह उत्तर प्रदेश की विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं के संगम को कैसे दर्शा देता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी दी है आपने। इसमें जो दो मछलियां हैं वो अवध के मुस्लिम शासकों का प्रतीक है, और धनुष और बाण भगवान राम का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या बात है। और वो जो लहरें हैं वो गंगा और यमुना के संगम को दर्शाती हैं। मतलब एक ही फ्रेम में पूरी मिलीजुली संस्कृति आ गई। वाकई। राज चिन्ह से निकलकर अगर सीमाओं पर नजर डालें तो हमारा तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में किस भारतीय राज्य से लगती है? इसका उत्तर है हरियाणा। और इसी से जुड़ा हमारा चौथा प्रश्न है कि शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं? इसका जवाब भी हरियाणा ही है। शामली पश्चिम का एक प्रमुख जिला है जो हरियाणा के साथ महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है। सही है। अब समय की बात करते हैं। पांचवां प्रश्न, भारत की मानक यामोत्तर रेखा कहां से गुजरती है? मिर्जापुर से। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। मतलब पूरे भारत की घड़ियां यहीं से सेट होती हैं। बिल्कुल। अब दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़ें तो हाँ, छठा प्रश्न है कि महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? ये बुंदेलखंड में स्थित है। आल्हा ऊदल की वीर गाथाओं वाला ऐतिहासिक क्षेत्र। और पान के लिए भी तो मशहूर है। हाँ, वो तो है ही। अब प्राकृतिक विविधता की बात करें तो सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस, जिसे क्रेन भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी, कमाल है। आठवां प्रश्न भी इसी से जुड़ा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा यानी दलदली हिरन। चलिए, नवां प्रश्न थोड़ा उलझाने वाला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? दिए गए विकल्पों के अनुसार इसका उत्तर बुलंदशहर होगा। और अब 10वां प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। यह कुल 8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। यहां मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। 8 अलग-अलग राज्यों को छूना कोई सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल, ये तो एक तरह से पूरे देश का चौराहा हो गया ना। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा। ये उत्तर प्रदेश को पूरे भारत का एक अद्वितीय कनेक्टिंग हब बनाता है। व्यापार, संस्कृति, भाषा सब कुछ यहीं आके जुड़ता है। भौतिक भूगोल के इस जुड़ाव के बाद अब सांस्कृतिक और प्रशासनिक सीमाओं की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्य के कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? हिंदी का। यह हमारी राजभाषा है। 12वां प्रश्न खेल से है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर में। और 13वां, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है? वाराणसी को। दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक। 14वां प्रश्न इतिहास से, बंगिरा पर्वत शिखर पर कौन सा ऐतिहासिक किला स्थित है? रानी झांसी का किला। 15वां प्रश्न राज्य पुनर्गठन पर है, उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। यहां मेरे दिमाग में एक बड़ा काउंटर सवाल आ रहा है। जी, पूछिए। ये जो वर्ष 2000 में विभाजन हुआ,
क्या ये केवल एक प्रशासनिक मजबूरी थी या फिर मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों की एकदम अलग भौगोलिक आवश्यकताओं ने इसे अनिवार्य कर दिया था? देखिए, ये बहुत ही गहरा सवाल है। कोई भी राज्य केवल लकीरें खींचने से नहीं बढ़ता। ये मुख्य रूप से भौगोलिक आवश्यकता थी। मतलब नीतियां अलग चाहिए थी। बिल्कुल, मैदानों की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और पहाड़ों की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था एकदम अलग थी। उनके विकास के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य थी। तार्किक विश्लेषण है। चलिए 16वें प्रश्न पर आते हैं। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? कानपुर में। 17वां प्रश्न, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई थी? इलाहाबाद में, जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं। 18वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और 19वां प्रश्न एनसीआर के विस्तार से जुड़ा है। एनसीआर के 23वें जिले के रूप में किसे शामिल किया गया है? शामली को। 20वां प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है? महाराजगंज के। अब प्रशासनिक सीमाओं से निकलकर जंगलों की बात करते हैं। 21वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर कौन सा जिला स्थित है? बलिया। ये दोनों राज्यों के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक पुल भी है। 22वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? 25 नवंबर 1974 को। 23वां, बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल है? अमानगढ़। यहाँ बाघों का अहम कॉरिडोर है। 24वां प्रश्न, बब्बर शेर यानी लॉयन सफारी कहाँ स्थापित किया गया है? इटावा में। जब हम इटावा की सफारी की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है जैसे अफ्रीका के सवाना जंगलों का एक हिस्सा उड़ाकर सीधे यूपी में रख दिया गया हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। ये कोई आम चिड़ियाघर नहीं है। ये प्राकृतिक आवास को सवाना की तरह बनाने का एक वैज्ञानिक प्रयास है। 25वां प्रश्न, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जनपद में है? सोनभद्र में। 26वां, सुरहाताल कहाँ अवस्थित है? ये बलिया में है। 27वां, समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? रायबरेली में। 28वां, पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बना है? महाराजगंज में। गिद्ध हमारे इकोसिस्टम के सफाई कर्मचारी होते हैं ना, इसलिए ये बहुत जरूरी कदम है। 29वां प्रश्न, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई के बीच। और 30वां प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। चलिए 31वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? महोबा में। 32वां, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था? ये जिम कॉर्बेट का हिस्सा था, जिसे अब रामगंगा कहते हैं। 33वां, मयूर संरक्षण केंद्र किस जनपद में है? मथुरा में, विशेष रूप से वृंदावन क्षेत्र में। और यहाँ एक बात जोड़ना बहुत जरूरी है। जी बताइए। मथुरा में मयूर संरक्षण केंद्र होना सिर्फ पर्यावरण का फैसला नहीं है। ये क्षेत्र की गहरी पौराणिक मान्यताओं और भगवान कृष्ण के मोरों से जुड़ाव को सहेजने का काम है। वाह, संस्कृति और विज्ञान का क्या बेहतरीन मेल है। 34वां प्रश्न, भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ है? आगरा में। 35वां, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? चंदौली में। 36वां, वीर अब्दुल हमीद पर्यावरण पुरस्कार योजना कब शुरू हुई? वर्ष 2012-13 में। 37वां, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई? 1986 में। 38वां, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कब स्थापित हुआ? 1972 में। 39वां, सांडी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? हरदोई में। और 40वां, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? उन्नाव में। अब नदियों और खनिजों की चर्चा करते हैं। 41वां प्रश्न, महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ललितपुर में। 42वां, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य यानी कीठम झील कहाँ है? आगरा में। 43वां, शेखा झील पक्षी विहार कहाँ विकसित किया जा रहा है? अलीगढ़ में। 44वां प्रश्न, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर से। 45वां, काशी शहर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे। 46वां, बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? बेतवा नदी का। सुनने वालों के लिए ये एक आश्चर्य की बात होगी कि कैसे बेतवा जैसी अकेली नदी बुंदेलखंड जैसे सूखे क्षेत्र की जीवन रेखा बन जाती है। देखिए, ये प्रकृति का सुंदर अर्थशास्त्र है। बेतवा नदी विशाल जल भंडार का काम करती है। इस पर बांध भी तो बने हैं ना? बिल्कुल, माता टीला और राजघाट जैसे बांध सिंचाई का नेटवर्क बनाते हैं, जिससे कृषि पनपती है और अर्थव्यवस्था सांस लेने लगती है। कमाल है। 47वां प्रश्न, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात कहाँ स्थित हैं? चंदौली में। 48वां,
जौनपुर शहर किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। 49वां, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? 11 रामसर स्थल है। 50वां, डोलोमाइट खनिज का उत्पादन कहाँ होता है? सोनभद्र में। 51वां प्रश्न, ग्लास सैंड कहाँ पाया जाता है? प्रयागराज में। 52वां, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? बुलंदशहर में। 53वां, विशालतम बहुउद्देशीय विद्युतीय शहर कहाँ निर्मित हो रहा है? ग्रेटर नोएडा में। 54वां, बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? सजर पत्थर के लिए। 55वां, घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर में। 56वां, चीनी चिकनी मिट्टी यानी चाइना क्ले कहाँ से प्राप्त होती है? सोनभद्र से। 57वां, नेडा का निर्माण कब किया गया? अप्रैल 1983 में। 58वां, कौन सा शहर संगमरमर के लिए जाना जाता है? मिर्जापुर व सोनभद्र। 59वां, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित है? मिर्जापुर में। और 60वां प्रश्न, ओबरा थर्मल पावर केंद्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? सोवियत रूस की सहायता से। ओबरा की बात करें तो ये तो एक पुरानी अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती के स्मारक जैसा है जो आज भी राज्य को रोशन कर रहा है। हाँ, ऊर्जा के ये विशाल ढांचे ऐसे ही ऐतिहासिक सहयोग की नींव पर खड़े होते हैं। बिल्कुल। अब समय आ गया है इन तथ्यों को समेटने का। हम प्रमुख अभयारण्यों का एक क्विक रिवीजन करेंगे। मैं नाम लूंगा, आप जिला बताइएगा। ठीक है, पूछिए। सुरहाताल, बलिया, समसपुर, रायबरेली, सांडी पक्षी विहार, हरदोई, नवाबगंज, उन्नाव, सूर सरोवर, आगरा, चंद्रप्रभा, चंदौली, महावीर स्वामी ललितपुर और शेखा झील, अलीगढ़। बहुत बढ़िया। हमारा प्रश्न 61 है कि यूपी में चीनी चिकनी मिट्टी, जिसे हम चाइना क्ले कहते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होती है? इसका सीधा जवाब है सोनभद्र। ये वहां की प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना के कारण है जो उच्च तापमान सहने वाले सिरेमिक्स बनाने के बहुत काम आती हैं। इंटरेस्टिंग। और अगर प्रश्न 62 देखें तो अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत नेडा का निर्माण कब किया गया था? नेडा का निर्माण अप्रैल 1983 में हुआ था। सोचिए, उस समय जलवायु परिवर्तन पर इतनी बात भी नहीं होती थी। मतलब ये काफी विजनरी कदम था। बिल्कुल। और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र आज मिर्जापुर के विजयपुर गांव में स्थापित किया गया है। यह हमारा MCQ 64 भी कवर करता है। राइट। लेकिन एक मिनट, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं प्रश्न 63 पर, मिर्जापुर और सोनभद्र का इलाका तो अपने संगमरमर यानी मार्बल के लिए भी बहुत जाना जाता है ना? है ना? सही कहा। विंध्य पर्वत श्रृंखला की वजह से वहां उच्च कोटि का संगमरमर और अन्य इमारती पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। और व्यापार की बात करें तो प्रश्न 65 कहता है कि उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ कितने हैं? वर्तमान में यूपी में कुल 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। 31, क्या बात है। अब स्लाइड 3 पर आते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रश्न 66 के अनुसार ओबरा थर्मल पावर केंद्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? ये सोवियत रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। ये शीत युद्ध के समय की एक बेहतरीन ढांचागत साझेदारी का उदाहरण है। अच्छा। और प्रश्न 67 तो मुझे हमेशा हैरान करता है। यूपी के किस जिले में हीरा यानी डायमंड पाया जाता है? ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका उत्तर है बांदा। बांदा? मतलब वहां हीरो की खदानें हैं? हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश का पन्ना और यूपी का बांदा दोनों ही ऐतिहासिक बुंदेलखंड क्रेटन का हिस्सा हैं। इसी विशिष्ट भूगर्भीय संरचना के कारण वहां हीरा मिलता है। वाह। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 68। यूपी में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? कोयले के भंडार सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कई थर्मल पावर प्लांट्स को ईंधन देता है। राइट। और प्रश्न 69 के हिसाब से तांबा या कॉपर कहाँ मिलता है? तांबा ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। तो यूपी का दक्षिणी हिस्सा सच में एक छिपे हुए खजाने के बक्से जैसा है। और अगर रिफाइनरी की बात करें, जैसे प्रश्न 70 में है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में रिफाइनरियां किसने स्थापित की हैं? ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL द्वारा स्थापित की गई हैं। परफेक्ट। अब आते हैं स्लाइड 4 पर। प्रश्न 71 कहता है कि वेराइट और एंडालुसाइड खनिज किस जिले में पाए जाते हैं? ये दोनों दुर्लभ खनिज भी सोनभद्र में ही मिलते हैं। सोनभद्र तो सच में मिनरल हब है। अच्छा, प्रश्न 72। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य यूपी में कहाँ स्थित है? ये आगरा में स्थित है। और मजेदार बात यह है कि इसकी स्थापना
आजादी के तुरंत बाद 1949 में ही हो गई थी। बहुत खूब। अब उद्योगों की बात चली है तो प्रश्न 73 देखते हैं। सिरेमिक सिटी किसे कहा जाता है? बुलंदशहर के खुर्जा को सिरामिक सिटी कहा जाता है। वहां की मिट्टी और पुरानी कारीगरी बहुत मशहूर है। बिल्कुल। और प्रश्न 74 के अनुसार राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये अलीगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। ये शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और स्पोर्ट्स के लिए भी तो बन रहा है ना। प्रश्न 75 उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? ये मेरठ में स्थापित हो रहा है। इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय रखा गया है। बहुत बढ़िया। अब स्लाइड 5 की तरफ बढ़ते हैं, जहां हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटीज की बात है। प्रश्न 76 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक कौन थे? बीएचयू की नींव पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने रखी थी। और प्रश्न 77 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये प्रयागराज में स्थित है। राइट। प्रश्न 78 के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ है? ये रामपुर में स्थित है। ये राज्य के सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। और प्रश्न 79 तो बहुत ही क्लासिक है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ब्रिटिश काल में इसका एकेडमिक दबदबा बेजोड़ था। सच में, वहां से बहुत से दिग्गज निकले। और प्रश्न 80 काशी विद्यापीठ जो वाराणसी में है, उसकी स्थापना किसने की थी? 1921 में शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास ने इसकी स्थापना की थी। ग्रेट। अब स्लाइड 6 देखते हैं। प्रश्न 81 सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये आगरा में है। आगरा का फुटवेयर उद्योग वैसे भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हाँ, इसीलिए शायद वहां ये इंस्टीट्यूट है। और प्रश्न 82 में कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है, ये कहाँ है? ये भी आगरा में ही स्थित है। और एग्रीकल्चर की बात करें तो प्रश्न 83 चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये कानपुर में स्थित है। और प्रश्न 84 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे पहले आगरा विश्वविद्यालय कहते थे, उसकी नींव कब रखी गई? इसकी नींव 1927 में रखी गई थी। 1927 काफी पुराना है। और प्रश्न 85 के अनुसार आईआईटी कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? आईआईटी कानपुर 1959 में स्थापित हुआ था। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब यूपी में तकनीकी शिक्षा का इतना शानदार इतिहास है। अब स्लाइड 7 पर चलते हैं। बिल्कुल। स्लाइड 7 में प्रश्न 86 है कि भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका जवाब है लखनऊ। और यह 1926 में स्थापित हुआ था, है ना? एकदम सही। और प्रश्न 87 तो समावेशन का बेहतरीन उदाहरण है। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? ये चित्रकूट में है। ये दिव्यांग छात्रों के लिए एक बहुत ही अनूठी पहल है। हाँ। और फिर प्रश्न 88 आता है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में है और 1996 में स्थापित हुआ था। बिल्कुल। और प्रश्न 89 के अनुसार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? ये वाराणसी में। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 90 यूपी का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? ये राजकीय संग्रहालय लखनऊ है, जो 1863 में बना था। 1863, गदर के कुछ ही साल बाद। अमेजिंग। अब आते हैं स्लाइड 8 पर। प्रश्न 91 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? पुलिस ट्रेनिंग के लिए ये अकादमी मुरादाबाद में है। और प्रश्न 92 सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय? ये मेरठ में स्थित है। राइट। प्रश्न 93 है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में, ये कहाँ है? ये गोरखपुर में है। गोरखपुर में। और आर्ट्स की बात करें तो प्रश्न 94 राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? ये लखनऊ में 1962 में स्थापित की गई थी। और प्रश्न 95 के अनुसार भारतेंदु नाट्य अकादमी कब बनी? ये 1975 में बनाई गई थी। अगर हम ऐसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो लखनऊ सच में कला और प्रशासन का केंद्र बन चुका था। बिल्कुल। और ये स्लाइड 9 के प्रश्नों में भी दिखता है। प्रश्न 96 है कि लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना कब हुई? ये 1964 में हुई थी। और प्रश्न 97 मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? ये लखनऊ में है 1957 से।
प्रश्न 98 देखें तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान भी लखनऊ में ही है। हाँ बिल्कुल। और फिर प्रश्न 99 थोड़ा अलग है। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय जो सारनाथ में है वो कब बना? ये 1967 में स्थापित हुआ था। राइट। सारनाथ तो बौद्ध धर्म के लिए वैसे ही बहुत ऐतिहासिक है। और प्रश्न 100 यूपी में राज्य उच्च शिक्षा परिषद किस वर्ष स्थापित की गई? ये 1995 में स्थापित हुई थी। सेंचुरी पूरी हो गई। अब स्लाइड 10 देखते हैं। प्रश्न 101 है कि यूपी के विश्वविद्यालयों में सबसे प्राचीनतम कौन सा है? इसका जवाब है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। सही। और प्रश्न 102 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये मथुरा में है। और प्रश्न 103 आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये मेरठ में स्थित है। और प्रश्न 104 में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की बात है, वो कहाँ है? वो वाराणसी में है। हा। ये ऐसा है जैसे यूपी में रसोई की हर सामग्री के लिए एक अलग अनुसंधान केंद्र है। आलू के लिए मेरठ, सब्जी के लिए वाराणसी और गायों पशुओं के लिए मथुरा। ये एनालॉजी बहुत मजेदार है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान एकदम सटीक है। जो मिट्टी और जलवायु जहाँ की अच्छी है, रिसर्च वहीं होती है। बिल्कुल। जैसे प्रश्न 105 भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। ये 1962 में बना था। हाँ, क्योंकि बुंदेलखंड में चारे की चुनौती हमेशा से रही है, इसलिए ये वहां होना सबसे तार्किक था। अब स्लाइड 11 पर चलते हैं। प्रश्न 106 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च के बारे में। ये कहाँ है? ये लखनऊ में स्थित है। और प्रश्न 107 यूपी में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT कहाँ है? ये प्रयागराज में स्थापित किया गया है। राइट। प्रश्न 108 के अनुसार उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? ये भी लखनऊ में ही अवस्थित है। और प्रश्न 109 बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी किस नाम से जाना जाता है? इसे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो प्रयागराज में है। और प्रश्न 110 यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में यूपी में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। जी। बहुत बढ़िया। अब स्लाइड 12 पर आते हैं। प्रश्न 111 डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ है? ये कानपुर में है। तकनीकी शिक्षा को समावेशी बनाने का ये बड़ा कदम है। और प्रश्न 112 उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1972 में स्थापित हुई थी। और प्रश्न 113 यूपी में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखे गए हैं? 2 विश्वविद्यालय हैं, एक आगरा में है और दूसरा लखनऊ में। और प्रश्न 114 के अनुसार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? ये एक राज्य विश्वविद्यालय यानी स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब प्रश्न 115 जो कि बहुत ही रीसेंट और प्राउड करने वाला है, हाल ही में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये मथुरा के वृंदावन में किया गया है। ये सच में कमाल है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, मतलब एक ऐसा राज्य जिसे कभी रूढ़िवादी माना जाता था, वहां बेटियों को सैन्य प्रशिक्षण देना एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है। बिल्कुल। अब आखिरी स्लाइड यानी स्लाइड 13 पर चलते हैं। प्रश्न 116 BHU की स्थापना में मालवीय जी का सहयोग किसने किया था? इसमें डॉक्टर एनी बेसेंट ने उनका बहुत बड़ा सहयोग किया था। और प्रश्न 117 राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय या शहीद स्मारक कहाँ है? ये मेरठ में स्थित है। प्रश्न 118 देश का पहला राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? ये अमेठी के फुर्सतगंज में स्थित है। और प्रश्न 119 यूपी में पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन कब हुआ? ये 2007-8 के दौरान किया गया था। और फाइनली हमारा प्रश्न 120 यूपी में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? ये प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार से संबंधित है, उनके बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए। तो शानदार प्रयास साथियों, आपने सफलतापूर्वक MCQ 61 से 120 तक का ये रैपिड रिवीजन पूरा कर लिया है। और याद रखिए, शिक्षा वो हथियार है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो प्रश्न 121 है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? और इसका उत्तर दिया गया है 18 जून 2001। अब देखिए, ये 2001 का जो दौर था ना, ये भारतीय खेती में तकनीक के आने का बिल्कुल शुरुआती समय था।
किसान मित्र असल में गांव का ही एक इंसान होता था जो सरकारी योजनाओं को आसान भाषा में किसानों तक पहुंचाता था। मतलब वो एक ह्यूमन इंटरफेस था। बिल्कुल, प्रशासन और किसान के बीच का जो अविश्वास था उसे खत्म करने के लिए। क्या बात है। इसी तरह प्रशासन का एक और उदाहरण प्रश्न 122 में है। वो क्या है? प्रश्न है, ऑपरेशन कायाकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका उत्तर है प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार। जब मैं इसे पढ़ रही थी ना, तो मुझे एक बात याद आई। कैसी बात? ये बिल्कुल किसी पुराने स्मार्टफोन में नए सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है। अरे वाह, ये काफी अच्छी तुलना है ना? मतलब स्कूल की पुरानी ईंटों वाली बिल्डिंग तो वही है, लेकिन अंदर का सिस्टम जैसे स्मार्ट क्लासरूम, साफ पानी, सब एकदम नया कर दिया गया है। एकदम सटीक बात कही। कायाकल्प का मतलब ही है पूरी तरह से रूप बदल देना, पुराने हार्डवेयर को नया जीवन देना। बिल्कुल। अब रोजगार की बात करें तो प्रश्न 123 है, लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार योजना कौन सी है? और उत्तर है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। हाँ, ये बहुत बड़ी योजना थी। जब महामारी के दौरान लाखों मजदूर वापस आए तो ये उसी रिवर्स माइग्रेशन को संभालने का एक तरीका था। सही बात है। अब प्रश्न 124 से विषय थोड़ा बदलता है। अच्छा। हाँ, प्रश्न है चिकनकारी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? उत्तर है लखनऊ। तो ये मुगल काल की वो नजाकत है जो आज भी जिंदा है। और मुगल काल का नाम आए तो प्रश्न 125 तो आना ही है, ताजमहल की स्थिति जो कि आगरा में है। बिल्कुल। और फिर प्रश्न 126, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? इसका जवाब भी लखनऊ है। अब आप यहाँ एक कमाल की बात देखिए। क्या? एक ही राज्य में कृषि योजनाओं से लेकर विश्व स्तरीय ताजमहल और फिर चिकनकारी जैसी जटिल कढ़ाई, ये सब एक साथ मौजूद हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत संतुलन है। एकदम सही। और ये कलाओं का सिलसिला आगे भी है। प्रश्न 127 है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर वाराणसी या बनारस। बनारस का तो संगीत में हमेशा से दबदबा रहा है। हाँ। फिर प्रश्न 128 है, मथुरा कला जिसे सांझी कला भी कहते हैं, वो कहाँ विकसित हुई? उत्तर है यमुना नदी के किनारे। और आपको पता है, इस कला में फूलों और प्राकृतिक चीजों का बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा। हाँ, ये सीधे प्रकृति से जुड़ाव है। बहुत बढ़िया। और सेक्शन 1 का आखिरी यानी प्रश्न 129 है, राहुला लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? उत्तर है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जीवन थोड़ा कठिन रहा है, तो वहाँ ये नृत्य ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। अब यहाँ से पीडीएफ के दूसरे सेक्शन पर आते हैं, आस्था, मेले और बुंदेलखंड की संस्कृति। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। प्रश्न 130 है, कोकिला वन मंदिर यानी शनिदेव मंदिर कहाँ है? उत्तर है कोसीकला, मथुरा के पास। फिर प्रश्न 131, 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व झांसी। प्रश्न 132, कार्तिक लोक नृत्य, ये भी बुंदेलखंड। झांसी और बुंदेलखंड का तो इतिहास ही वीरता से भरा है। बिल्कुल। फिर प्रश्न 133 है, महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की नींव कहाँ रखी गई? उत्तर आजमगढ़। अब इसके बाद ना लगातार मेलों के सवाल हैं। मेलों की तो लंबी लिस्ट होगी पीडीएफ में। हाँ, मैं जल्दी से पढ़ता हूँ। प्रश्न 134, सैयद सालार मेला बहराइच। प्रश्न 135, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी। हाँ। प्रश्न 126, ददरी मेला बलिया। प्रश्न 137, जल विहार मेला मौरानीपुर झांसी। और आखिर में प्रश्न 138, शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर। ये सारे मेले बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं यही सोच रहा था, आज के आधुनिक युग में जब सब कुछ ऑनलाइन है, तो इन पारंपरिक मेलों का क्या महत्व रह गया है? देखिए, यही वो बात है जो हमने शुरुआत में कही थी। ये जो ददरी या देवा शरीफ जैसे मेले हैं ना, हाँ, ये असल में प्राचीन काल के सोशल मीडिया नेटवर्क थे। अरे, ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। हाँ, जहां लोग संस्कृतियों का और नए विचारों का आदान प्रदान करते थे। ये सिर्फ व्यापार की जगह नहीं थे, ये समाज को जोड़ने वाले धागे थे। मतलब ये असली दुनिया के सोशल नेटवर्क थे। बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 139 है, तुर्की दरवाजा किसे कहते हैं? उत्तर रूमी दरवाजा, लखनऊ। रूमी दरवाजे की भव्यता तो देखने लायक है। वो वास्तुकला का एक मास्टरपीस है।